दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वीएस राठौड़ और आज हम एक खास मुद्दे पे मिलने वाले हैं मेरे चैनल पे, वीएस राठौड़ चैनल पे। और दोस्तों, हाल ही में आदर्श संजीवनी और नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जो आदेश पारित हुआ रीट के बारे में, तो क्या है आम निवेशक के सवाल और क्या है ख्यातनाम एडवोकेट नरेंद्र जोशी के सवाल, तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सर, हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। और मेरा जो पहला प्रश्न है आपसे कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में जो आदेश दिया गया है उसके क्या मायने हैं और आम निवेशकों के लिए क्या कहां तक वो कारगर होगा? सर एक्चुअली पिछले विगत 3 वर्षों से आम निवेशक जिसमें कि 25 लाख से अधिक लोग हैं, वह आदर्श नवजीवन और संजीवनी क्रेडिट में प्रताड़ित हो रहे थे। सरकार को हजारों ज्ञापन दिए, लाखों करोड़ों ट्वीट किए, उसके बाद हर जगह जगह एफआईआर दर्ज हो गई। द बैनिंग अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट तक लागू हुआ, जिसमें डीजे लेवल कोर्ट को पावर दिए गए, लेकिन किसी भी आम निवेशक को कहीं से भी राहत नजर नहीं आई। ऐसी अवस्था में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदर्श संजीवनी और नवजीवन के मामले में जो आदेश आम निवेशकों के हित में दिए गए हैं, उससे एक आशा की किरण जगी है कि आने वाले समय में इन आदेशों का इंप्लीमेंट होगा और निवेशकों को उनकी राशि मिल पाएगी। निवेशकों को सर, आदेश में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आदेश की पालना किसके द्वारा कराई जाएगी, आखिर ये राशि का भुगतान कौन करेगा? सर आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक्चुअली हमारे YouTube वीडियो के जरिए भी जब हमने इस चीज को साझा किया आम पब्लिक के सामने, तो कई पब्लिक के क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे आए जिनके जवाब दे पाना संभव नहीं है, और आपके चैनल द्वारा इस बात का जवाब आम निवेशक तक पहुंच रहा है। तो सर ये होता है कि कोर्ट जब भी कोई ऑर्डर करती है तो वह अपने ऑर्डर में रेस्पोंडेंट शब्द यूज करती है। रेस्पोंडेंट का मतलब जो प्रतिवादी गण है, यानी कि जो भी रिट याचिकाएं पेश की गई उसमें जो प्रतिवादी गण है वह सेंट्रल रजिस्ट्रार भारत सरकार है, स्टेट रजिस्ट्रार राजस्थान सरकार है, इसके अलावा एसओजी, एसएफआईओ और जिन सोसाइटी पर लिक्विडेटर अपॉइंट है वहां पर लिक्विडेटर है, और साथ में कंसर्न सोसाइटी है जिनके अंदर निवेशकों का पैसा था। तो ये जो ऑर्डर है मूल रूप से आर्टिकल 226 और 227 के अंदर जो आदेश होते हैं वो सीधे ही आदेश सरकार को होते हैं। यानी कि इन सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन प्रदाता जो है वह सर है भारत सरकार, सेंट्रल रजिस्ट्रार। तो यहाँ पर सेंट्रल रजिस्ट्रार की ड्यूटी बनेगी कि वह इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराए, चाहे वह लिक्विडेटर के माध्यम से कराए या किसी ऑटोनोमस दूसरी बॉडी के माध्यम से कराए। पूरा दायित्व जो है वो भारत सरकार का है, सेंट्रल रजिस्ट्रार का है। तो यहाँ पर ऑर्डर के अंदर ये नहीं लिखा जाता है, ऑर्डर के अंदर रेस्पोंडेंट लिखा जाता है, तो वह एक आम व्यक्ति के समझ के बाहर की चीज है। एक सबसे बड़ा जो प्रश्न सामने आ रहा है, भारत में तमाम सोसाइटी के लाखों करोड़ों इन्वेस्टर हैं, लेकिन सभी रीट याचिका लगा नहीं पाए हैं। तो क्या ये जो राजस्थान न्यायालय का जो आदेश है, जिन लोगों ने रीट नहीं लगाई है, क्या ये आदेश उनके लिए भी लागू रहेगा? नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है कि रिट आर्टिकल 226 और 227 में ये प्रोविजन है कि कोई व्यक्ति यदि सिंगल पर्सन रिट लगाता है या कोई व्यक्ति ग्रुप में रिट लगाता है, यह आदेश केवल उन्हीं और उन्हीं लोगों के लिए प्रभावी होंगे जो उस रिट याचिका का हिस्सा है, जो उस रिट याचिका में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। इसका लाभ किसी अन्य को नहीं मिल पाएगा, ये केवल और केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने खुद रिट लगाई है। जिन लोगों ने रीट याचिका नहीं लगाई है उनके लिए आपका क्या संदेश है? एक्चुअली सर देश के विभिन्न भागों में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों के सोसाइटी में इन्वेस्ट है। जिन लोगों ने रिट याचिका नहीं लगाई है वो यह तो कतई नहीं माने कि रिट याचिका का लाभ उनको मिलेगा, उनको भी व्यक्तिगत रूप से रिट याचिकाएं पेश करनी चाहिए और उसमें देर नहीं करनी चाहिए। सर, एक ये भी सुनने में आ रहा है कि संस्था द्वारा निवेशकों की राशि लौटाए जाने के संदर्भ में जनहित याचिका यानी पीएलआई लगाई थी, तो इस अवस्था में भी क्या निवेशकों को रीट याचिका पेश करनी चाहिए, या इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? सर एक्चुअली एक संस्था द्वारा पीआईएल प्रस्तुत की गई थी, और चूंकि उस पीआईएल के अंदर स्टार्टिंग में एज एन एडवोकेट मैं खुद था, बाद में हमारे द्वारा एनओसी दे दी गई, तो उस संदर्भ में ज्यादा कोई बातचीत न करते हुए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि पीआईएल जो एक संस्था द्वारा पेश की गई वो केवल और केवल सोसाइटी को वापस रेगुलेट करने के लिए, यानी कि सोसाइटी को वापस चालू करने के लिए पेश की गई थी।
और उसमें निवेशकों की राशि लौटाने के संदर्भ में कोई प्रावधान उसमें नहीं थे। उसमें यह था कि यदि सोसाइटी रेगुलेट होगी तो ऑटोमेटिकली लोगों का पैसा जो है वो लौट के आएगा। लेकिन अब विपरीत परिस्थितियां चल रही है और ऐसा कोई मामला दिख नहीं रहा है कि सोसाइटी वापस अस्तित्व में आएगी। सोसाइटी वापस चालू नहीं हो पाएगी क्योंकि उसको बंद हुए 3 साल से अधिक का समय हो चुका है। तो ऐसी अवस्था में जो पीआईएल है वो लोगों को पैसे लौटाने के लिए नहीं है, वो केवल और केवल सोसाइटी को चालू करने के लिए है। ये बात थी। संस्था द्वारा जो पीएलआई आदर्श के मामले में लगाई गई, आप या अन्य अधिवक्ताओं के माध्यम से रीट याचिका पेश की गई, दोनों में क्या मूल अंतर है? सर बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपका। जैसा कि मैं आपके पहले प्रश्न में जवाब दे चुका हूं कि संस्था द्वारा जो पीआईएल चार्ज लगाई गई है वह केवल और केवल उस संस्था को वापस चालू करने के लिए है कि किसी भी रूप में जाने के आदेश द्वारा सोसाइटी पे एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट हो, बॉडी अपॉइंट हो, नए इलेक्शंस हो और सोसाइटी पूर्ण रूप से वापस चालू हो, उसके लिए पीआईएल प्रस्तुत की गई थी। किंतु हमारे द्वारा कहो या अन्य अधिवक्ताओं वकील साथियों द्वारा कहो, जो रीट याचिका प्रस्तुत की गई है उसमें सीधी सी बात निवेशक का सिर्फ इतना ही कहना है कि हमने भारत सरकार के रजिस्ट्रेशन को देख के सोसाइटी पैसा जमा कराया, हमको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि सोसाइटी वापस चालू हो या नहीं हो, हमें पैसा कौन देगा नहीं देगा, हमें हमारा पैसा चाहिए। यानी कि रिट जो है वो अपने पैसे को वापस मांगने का एक मुद्दे की बात यह कि हमको हमारा पैसा दे दो, क्या अपने अधिकारों के लिए कि हमारी राशि वापस लौटाई जाए, उसके लिए पीआईएल रीट याचिका अन्य अधिवक्ताओं द्वारा हमारे द्वारा सबके द्वारा पेश की गई। एक सर सोशल मीडिया पे आजकल काफी तेजी से मैसेज वायरल हो रहे हैं कि आदर्श, संजीवनी, नवजीवन वापस से शुरू होगी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं एक बात बता दूं कि इतिहास में अभी तक कभी भी कोई सोसाइटी या एनबीएफसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई, वह संस्थाएं कभी वापस नहीं चालू हो पाई। क्योंकि आदर्श के मैटर में हमारा प्रयास जरूर था कि आदर्श सोसाइटी वापस अस्तित्व में आए, लेकिन एक लंबा समय बीत चुका है, पूरा सिस्टम, पूरी बॉडी जो काम कर रही थी वो खत्म हो चुकी है। 3 साल के अंदर सोसाइटी पुनः अस्तित्व में नहीं आई और अब जब वो लिक्विडेशन के प्रोसेस में है तो सोसाइटी पूर्ण रूप से वापस शुरू नहीं हो पाएगी। सर हाल ही में हमने एक प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुना था कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आदेश दिया था आदर्श के बारे में एक व्यक्ति को, तो क्या उसको पेमेंट मिला? बिल्कुल सर, आपने ये जो क्वेश्चंस किया और ये क्वेश्चंस मुझे कई लोगों द्वारा व्हाट्सएप पर पूछा जाता है, फोन द्वारा पूछा जाता है, लेकिन आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं इस उत्तर को प्रत्येक व्यक्ति के लिए साझा करूंगा कि किसी भी न्यायालय द्वारा, मैं पर्टिकुलर हाईकोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी न्यायालय द्वारा, चाहे वह स्थानीय, मेरा ये जवाब जो है वह तमाम उन सोसाइटी के लिए है, चाहे आदर्श हो, नवजीवन हो, संजीवनी हो, दूसरी भी हो, कि अगर स्थानीय कंज्यूमर कोर्ट द्वारा कोई ऑर्डर दिया जाता है, किसी सिविल कोर्ट द्वारा कोई ऑर्डर दिया जाता है, स्थायी लोक अदालत द्वारा कोई ऑर्डर दिया जाता है, तो आम जनता के दिमाग में एक बात आ जाती है कि ऑर्डर दे दिया मतलब पार्टी को तुरंत पैसा मिल जाएगा। मैं यहां पर आम जनता से ये कहना चाहूंगा कि जब भी किसी कोर्ट द्वारा कोई आदेश दिया जाता है और वह आदेश चाहे कंज्यूमर कोर्ट द्वारा हो, स्थायी लोक अदालत द्वारा हो, किसी सिविल कोर्ट द्वारा हो या हाई कोर्ट द्वारा हो, उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके होते हैं उनको इंप्लीमेंट कराने के लिए। तो हाई कोर्ट द्वारा जो भी आदेश दिया जाता है वो आर्टिकल 226 और 227 के अंदर दिया जाता है। आर्टिकल 226, 227 के अंदर यदि कोई आदेश दिया जाता है तो वह न भारत के प्रत्येक नागरिक, यहां तक कि कोई भी संस्था, यहां तक कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी उस आदेश को मानने के लिए बाध्य है। अगर एक निश्चित स्पेसिफिक पीरियड के अंदर उस आदेश को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, उसकी पालना नहीं की जाती है, तो उसके अंदर उच्च न्यायालय के अंदर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का प्रोसेस होता है, निचली अदालतों के अंदर उस आदेश को एग्जीक्यूशन कराने के तरीके डिफाइन किए गए। अब जैसे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऑर्डर हो या अन्य किसी कोर्ट का आदेश हो, अगर उस आदेश की पालना नहीं की गई है तो जिनके विरुद्ध यह आदेश दिया गया है उनके विरुद्ध कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का प्रोसेस होगा। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने साझा करूंगा कि हमारे उदयपुर के अंदर जब एक न्यायालय द्वारा एक आदेश दिया गया, वो माननीय जिला कलेक्टर महोदय को आदेश दिया गया कि इस व्यक्ति को राशि का भुगतान किया जाए, और माननीय जिला कलेक्टर जो अपने आप में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिनको डीएम पावर है, उन्होंने उस अदालत के आदेश की पालना नहीं की गई। तो उस आदेश की पालना में हमारे न्यायालय द्वारा उनकी कुर्सी को कुर्क करने के आदेश दिए गए। काफी चर्चा हुई थी अखबारों में उसकी, और जब कलेक्टर साहब की कुर्सी को कुर्क करने के लिए जब निकाला गया तो उस आदेश का इंप्लीमेंट अपने आप हो गया।
यानी कि किसी आदेश को दिया है तो उसको इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा, उसके लिए कानून में प्रोविजन दिए। कोर्ट ने आदेश दिए तो उसकी पालना अक्षरशः पालना होगी, और अगर पालना नहीं होती है तो उसके लिए भी आगे की प्रोविजन है, जो संबंधित एडवोकेट है वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और इस बारे में कई बार जानकारियां हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, आम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल भी है। क्या न्यायालय के आदेश मात्र से आम लोगों का भुगतान हो पाएगा? इसमें क्या प्रक्रिया है आगे? सर बिल्कुल, आपका बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि न्यायालय के आदेश से क्या व्यक्ति का भुगतान होगा। कई लोग हमारे पास ऐसे भी है, जैसे एक जमाना था कि लोग फिल्मों की रिव्यू करते थे, आज लोग कोर्ट के आदेशों की रिव्यू करते हैं। कोर्ट के आदेशों का रिव्यू सर वही व्यक्ति करता है जिसको उन कोर्ट के बारे में या कानून के बारे में जानकारी नहीं है। अगर कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसकी पालना कराने के लिए कानून में उसके प्रोविजन मौजूद है। अगर कोर्ट ने राशि भुगतान के आदेश किए हैं, रिलीज करने के आदेश दिए, रेस्पोंडेंट को आदेश दिए, तो उस स्पेसिफिक पीरियड के जाने के बाद उसको अमल में लाने की कार्रवाई करने के लिए भी उसमें प्रोविजन है। तो निश्चित रूप से हमारी जो विधिक राय है, हमारा जो ज्ञान है कि निश्चित रूप से कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है उसका इंप्लीमेंट होगा। अंत में आप क्या कहना चाहते हैं इन 3 सोसाइटी के बारे में? सर ये जो तीनों सोसाइटियां हैं इनके बारे में मैं आम निवेशकों को ये कहना चाहूंगा इस आपके चैनल के माध्यम से कि प्रत्येक व्यक्ति जो इन सोसाइटियों का पीड़ित है और लंबे समय से वो ये सोच रहा है कि ये सोसाइटियां अस्तित्व में आएगी, तो नहीं आ पाएगी। कई लोग सरकार को ज्ञापन देते हैं, टेलीफोन पे बातें करते हैं और ये सोचते हैं कि उनके टेलीफोन करने मात्र से, उनके सरकार को ज्ञापन देने मात्र से उनको उनकी राशि का भुगतान हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब सरकार पे भी जब आफत आती है तो उन्हें भी कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ता है। और जब आज परिस्थितियां इतनी विकट हो चुकी है तो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी अगर इस मामले में कोई संज्ञान लेना चाहे तो उनके लिए भी रास्ता कोर्ट के माध्यम से होकर ही निकलेगा। यानी कि हमारी जुडिशरी को इतना पावरफुल और इतना सेपरेशन किया गया है कि अगर आम व्यक्ति ये सोचता है कि मात्र और मात्र ज्ञापन देने से या सरकार के भरोसे बैठने से राशि वापस आएगी, तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। एक आम व्यक्ति के लिए मेरा सजेशन यही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी निवेशक हमें देख रहे हैं, वो जिस भी एडवोकेट के माध्यम से, जिस भी कोर्ट के माध्यम से अगर आदर्श नवजीवन और संजीवनी के मामले में हाईकोर्ट में रिट याचिकाएं प्रस्तुत करना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को फोन पर जानकारी देना संभव नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा मोबाइल नंबर 9460344100 पर वह अपना आधार कार्ड हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्रंट एंड बैक आधार कार्ड व्हाट्सएप करने पर रिट दाखिल करने के लिए आगे कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, हमें उनके व्हाट्सएप नंबर पर हम डायरेक्टली रिप्लाई दे पाएंगे और वह किसी भी वकील साहब के माध्यम से अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। विकल्प केवल एक ही है कि अभी तक जो चुपचाप बैठे हुए हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, वह रिट याचिकाएं दाखिल करें, अपने पक्ष में आदेश लें। अगर आपने आदेश ले लिया है तो यकीन मानिए कि आपका आदेश आने वाले समय में एग्जीक्यूट होगा। आपके चैनल के माध्यम से आम निवेशकों को हमारा यही संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे देश के ख्यातनाम एडवोकेट हमारे साथ में नरेंद्र जोशी जी। क्या थे आम निवेशकों के सवाल और क्या थे उनके जवाब, तो संदर्भ में हमने पूरी आज समझने का प्रयास किया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, आप हमारे स्टूडियो में बना रहे। धन्यवाद। हार्दिक आभार।